नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस गहरी चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो लगभग 100 साल पुरानी है। जॉर्ज एस क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। 1926 में आई थी, है ना? हाँ, 1926 में। लेकिन आज भी फाइनेंशियल फाइनेंस की दुनिया में इसकी एक अलग ही जगह है। हम्म। तो हमारे पास इस किताब की एक बहुत अच्छी समीक्षा है और हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर प्राचीन बेबीलोन की कहानियों में ऐसा क्या छिपा है सही बात है। जो आज के दौर में भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है, जहां फाइनेंशियल एडवाइस की कोई कमी नहीं है। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि ये किताब आपको क्या करना है से पहले कैसे सोचना सिखाती है। अच्छा। आज की ज्यादातर फाइनेंशियल किताबें आपको सीधा स्प्रेडशीट्स और म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में धकेल देती हैं, जो कई लोगों के लिए थोड़ा डरावना हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। पर ये किताब उस सबसे पहले की बात करती है, पैसों को लेकर हमारी आदतें और हमारा मनोविज्ञान, और ये सब कहानियों के जरिए होता है जो इसे टाइमलेस बना देता है। मुझे तो सबसे पहले इस किताब के अंदाज नहीं चौंका दिया था। ये कोई फाइनेंस की क्लास नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी टाइम मशीन में बैठकर सीधे बेबीलोन पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ अर्काड नाम का एक किरदार है जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है और उसके दोस्त हैं बांसर और कोबी, जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं। और लेखक ने कोई सीधा लेक्चर नहीं दिया है। उन्होंने इन किरदारों को अपनी गलतियों से, अपने संघर्षों से सीखने दिया है। मतलब हम उनके साथ साथ ही सब कुछ सीखते हैं। और ये कहानी सुनाने का तरीका दिमागी तौर पर बहुत असरदार होता है। कैसे? जब हम कोई फैक्ट पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करता है, लेकिन जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे अनुभव करता है। हम किरदारों के साथ उनकी गलतियां करते हैं, उनकी सफलता में खुश होते हैं और इसलिए वो सबक ज्यादा गहराई तक उतरते हैं। सही बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी भाषा थोड़ी पुरानी है। लेखक ने जानबूझकर एक प्राचीन एहसास देने की कोशिश की है, जो कुछ लोगों को बहुत ऑथेंटिक लगता होगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ नए पाठकों को शायद ये थोड़ा धीमा या कह सकते हैं बोझिल लग सकता है। सही बात है, ये स्टाइल हर किसी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन इन्हीं पुरानी कहानियों में कुछ ऐसे सिद्धांत छुपे हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। और शायद सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। एग्जैक्टली। पर क्या ये सिर्फ अपनी कमाई का 10% बचाने के बारे में है? मुझे लगता है इसमें कुछ और भी गहरा है। बिल्कुल, ये सिर्फ 10% बचाने का गणित नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। मनोवैज्ञानिक बदलाव? हाँ, जब आप खुद को पहले भुगतान करते हैं तो आप असल में ये कह रहे हैं कि मेरा भविष्य मेरी सबसे बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है, मकान के किराए, ईएमआई या दूसरे बिलों से भी पहले। अच्छा, तो ये प्रायोरिटी बदलने वाली बात है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग पहले अपने सारे खर्चे पूरे करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये किताब उस पूरी सोच को पलट देती है। ये कहती है कि आपकी बचत आपका खर्च नहीं बल्कि आपकी पहली कमाई है। ये मानसिकता का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये तो बहुत पावरफुल विचार है। मतलब बचत को एक मजबूरी की तरह नहीं बल्कि एक अधिकार की तरह देखना। सही कहा। लेकिन यहीं पर एक आम समस्या आती है। मान लीजिए किसी ने बचत करना शुरू कर दिया, फिर उसकी सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन होता है। हाँ। और अक्सर होता यह है कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे शौक। तो ये बचत वाला नियम तो वहीं फेल हो जाता है ना? हाँ, ये लाइफस्टाइल क्रीप वाली बात। किताब इस लाइफस्टाइल क्रीप से कैसे निपटती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर दूसरा नियम आता है, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। हाँ, क्लासन हमें जरूरतों और इच्छाओं के बीच के फर्क को समझने के लिए कहते हैं। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है। क्या? कि हमारे जरूरी खर्चे हमेशा हमारी आमदनी के बराबर बढ़ते जाएंगे जब तक हम इसका विरोध ना करें। वाह। बेबीलोन के समय में शायद इतनी इच्छाएं नहीं रही होंगी, लेकिन आज हम विज्ञापनों, सोशल मीडिया और क्रेडिट कार्ड की दुनिया में रहते हैं, जो हमें हर पल कुछ नया खरीदने के लिए उकसाती है। बिल्कुल। इसलिए ये नियम आज शायद 100 साल पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें अपने खर्चों का बजट बनाने और ये देखने के लिए कहता है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। तो एक बार जब आप पैसा बचा रहे हैं और अपने खर्चों पर काबू पा रहे हैं तो आपके पास एक जमा पूंजी इकट्ठी होने लगती है। लेकिन उसे सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखने से तो कुछ नहीं होगा।
मुझे लगता है अर्काट का अगला कदम इसी से जुड़ा है। हाँ, यहीं से दौलत बनाने का असली खेल शुरू होता है। तीसरा नियम है अपने पैसे को काम पर लगाएं। मेक योर मनी ग्रो। एग्जैक्टली। क्लासन पैसे की तुलना एक सोने के सिक्के से करते हैं जो आपके लिए और सिक्के पैदा कर सकता है। वो कहते हैं कि आपकी बचाई हुई हर पाई एक गुलाम की तरह है जिसे आपके लिए काम करना चाहिए। किताब में इसके उदाहरण हैं, जैसे किसी व्यापारी को ब्याज पर पैसा देना या किसी प्रोजेक्ट में पार्टनर बनना। हाँ, उस जमाने के हिसाब से। लेकिन आज के दौर में यह थोड़ा अलग होगा। किसी दोस्त को उधार देना तो बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल। यहीं पर हमें सिद्धांत और उसके अमल के बीच का फर्क समझना होगा। सिद्धांत आज भी वही है, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां वो बढ़ सके, मतलब कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करना। हाँ, लेकिन आज उसका तरीका बदल गया है। आज इसका मतलब हो सकता है स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में या रियल एस्टेट में निवेश करना। अच्छा। किताब आपको क्यों निवेश करना है ये बहुत अच्छे से समझाती है। कहाँ और कैसे करना है उसके लिए आपको आज के दौर की जानकारी लेनी होगी। और निवेश की बात आती है, लोगों के मन में जो सबसे बड़ा डर आता है वो है पैसा डूबने का डर। हाँ, हम सबने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी गलत स्कीम में गंवा दी। ये एक बहुत बड़ा मानसिक अवरोध है। और इसीलिए चौथा नियम शायद सबसे जरूरी है, खासकर नए निवेशकों के लिए। वो है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें। प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जी, किताब में एक कहानी है जहां एक आदमी अपनी सारी बचत एक ईंट बनाने वाले को दे देता है। अच्छा। जो कहता है कि वो दूर देश जाकर कीमती गहने खरीद कर लाएगा। अच्छा। जाहिर है वो पैसा डूब जाता है क्योंकि ईंट बनाने वाले को गहनों की कोई समझ नहीं थी। ये कहानी तो आज के गेट रिच क्विक स्कीम्स पर एक सीधा तंज है। बिल्कुल। मतलब ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के खिलाफ एक चेतावनी है जो आजकल क्रिप्टो या मीम स्टॉक्स को लेकर बहुत दिखता है। एग्जैक्टली। ये नियम हमें दो बातें सिखाता है। पहला, अवास्तविक रिटर्न के पीछे मत भागो। अगर कोई स्कीम आपको रातों रात दुगना पैसा देने का वादा कर रही है तो उसमें जरूर कोई झोल है। और दूसरा, केवल उन क्षेत्रों में निवेश करें जिनकी आपको समझ है या फिर ऐसे विशेषज्ञों की सलाह लें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये नियम लालच पर ज्ञान को तरजीह देने की बात करता है। बिल्कुल। ये कहता है कि धीरे धीरे अमीर बनना जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गरीब हो जाने से कहीं बेहतर है। ये चारों नियम पैसे को संभालने के बारे में है, लेकिन किताब का एक पांचवा नियम भी है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, पर शायद वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, और वो नियम है कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। अच्छा। ये इस किताब को सिर्फ एक मनी मैनेजमेंट गाइड से उठाकर पर्सनल डेवलपमेंट की किताब बना देता है। दिलचस्प है। बेबीलोन के सबसे अमीर लोग सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं रखते थे, वो लगातार कुछ नया सीखते थे। वो अपने काम में और माहिर होते थे और ज्यादा ज्ञानी बनते थे। तो संदेश साफ है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपकी कमाने की क्षमता है। अगर आप अपने कौशल को बढ़ाते हैं तो आप ज्यादा मूल्यवान बनते हैं, और जब आप ज्यादा मूल्यवान बनते हैं तो आपकी आय अपने आप बढ़ती है। तो अगर इन सभी नियमों को एक साथ देखें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही सामान्य ज्ञान की बातें लगती हैं। फिर भी लोग इन्हें क्यों नहीं कर पाते? इन नियमों को एक साथ रखना एक तरह से एक जीवन शैली बनाने जैसा है। यही इस किताब का सार है। ये आपको शॉर्टकट नहीं देती बल्कि एक अनुशासित जीवन शैली का रास्ता दिखाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें इमरजेंसी फंड या डाइवर्सिफिकेशन जैसे आधुनिक शब्द नहीं है, लेकिन उनकी भावना हर कहानी में मौजूद है। जैसे अपनी पूंजी को सुरक्षित रखो का मतलब ही है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। सही बात है। पाठक अक्सर कहते हैं कि इस किताब ने पैसों को लेकर उनका नजरिया बदल दिया क्योंकि ये सारी जटिलता हटा देती है। ये वित्तीय सफलता को चमत्कारों से हटाकर आदतों पर ले आती है। तो अगर हम इसकी खूबियों और कमियों को तोलें तो खूबियां तो साफ हैं। ये सरल है, कहानियों की वजह से यादगार है और इसके सिद्धांत कालातीत हैं। ये अनुशासन और लंबी अवधि की सोच को बढ़ावा देती है। हाँ, लेकिन इसकी कमियों पर भी बात करना जरूरी है। जैसा हमने कहा, इसकी पुरानी भाषा कुछ लोगों को दूर कर सकती है। ठीक है। और सबसे बड़ी कमी ये है कि ये एक क्यों किताब है, कैसे किताब नहीं। मतलब ये आपको दौलत बनाने का नक्शा तो देती है, पर ये नहीं बताती कि आज के दौर में उस रास्ते पर चलने के लिए कौन सी गाड़ी, मतलब कौन से इन्वेस्टमेंट टूल्स इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये नींव देती है। हाँ, ये आपको वित्तीय योजना की नींव देती है, लेकिन पूरी इमारत खड़ी करने के लिए आपको और साधनों की जरूरत पड़ेगी।
तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं? शुरुआती लोगों के लिए तो ये बेहतरीन है ही, लेकिन मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए भी है जो बाजार के शोरगुल और जानकारी के बोझ से थक चुके हैं। एक तरह का फाइनेंशियल रीसेट बटन। बिल्कुल। ये आपको वापस उन बुनियादी सिद्धांतों पर ले आती है जो हमेशा काम करते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। ये उन लोगों के लिए है जो चार्ट्स और फॉर्मूलों से ज्यादा इंसानी व्यवहार और आदतों की ताकत में यकीन रखते हैं। आखिर में मुझे लगता है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सफलता का राज इसी बात में छिपा है कि ये धन कमाने को कोई रहस्यमयी चीज नहीं बनाती। ये दिखाती है कि वित्तीय सफलता अच्छी आदतों का नतीजा है, किसी चमत्कार का नहीं। इसकी सलाह आज भी उतनी ही ठोस और प्रासंगिक लगती है जितनी 1926 में थी। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी से दौलत कैसे बनाई जाए। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। हाँ, एक अच्छा सवाल है। आज की दुनिया में जहाँ हमारे पास क्रेडिट कार्ड, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, वैश्विक बाजार और ऐसी जटिलताएं हैं जिनकी बेबीलोन के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्या साधारण अनुशासन आज भी धन बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है? या फिर आज की चुनौतियों को देखते हुए ये नजरिया कुछ ज्यादा ही सरल हो जाता है? क्या आज की जटिल दुनिया में सफल होने के लिए एक जटिल रणनीति की जरूरत है?